हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट संख्या 90 यानी कि 90। और इससे पहले के यदि आपने 89 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। पिछले पार्ट्स में एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथियों आज की इस क्लास में रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की इस श्रृंखला में दोस्तों हम आपके सामने 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उन प्रश्नों में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में असंगत को ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से दोस्तों बताना है कि इनमें से असंगत कौन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में साथियों हमें क्या बताना है? लुप्त संख्या बतानी है। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इन 4 विकल्प में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों ये जो रीजनिंग की क्लास है, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसके अतिरिक्त अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं साथियों जिनमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है। कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ना है, इफ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 211 के आसपास सदस्य हो चुके हैं और साथियों आपको यहाँ पर प्रतिदिन क्लास से संबंधित नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट। कह रहा है दोस्तों अगर लकड़ी का संबंध खंड से है तो ब्रेड का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का संबंध अगर खंड से है तो इसमें ब्रेड में जो संबंध बनेगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझिए। कह रहा है जो लकड़ी होती है, लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं तो उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, याद रखेंगे। लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? लकड़ी के छोटे पार्ट को हम खंड कहते हैं। उसी प्रकार बात कर लें ब्रेड की, तो जब पूरा ब्रेड लेते हैं और ब्रेड में से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, ब्रेड का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा ये बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो छोटा सा पार्ट बनेगा ब्रेड का वो हमारा स्लाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? स्लाइस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है अगर लकड़ी खंड से संबंधित है तो ब्रेड आपकी स्लाइस से संबंधित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक विशेष कोड भाषा में ड्रिंक को JMHQC लिखा जाता है और ब्लोस्ट को RSNKA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हनी का कोड बताना है। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की और इस कोड की। किस तरह से इस प्रश्न को कोड किया गया है तो गौर से आप लोग देखिए। देखिए ड्रिंक को हम क्या करें, कुछ इस तरह से लिख लें अगर, तो आप कहेंगे DRINK। ठीक है, DRINK ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, आप कहेंगे सर ड्रिंक हो गया। उसके बाद इसे लिखा क्या गया है, इसे क्या लिखा गया है तो दोस्तों इसका कोड हम इसके सामने लिखते हैं, इसका कोड इसके सामने लिखते हैं। कह रहा है लिखा है जे, उसके बाद क्या लिखा है साथियों, M और उसके बाद H और उसके बाद Q और आपका C, इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद इसके आगे एक कोड और दे रखा है जिसका कोड दे रखा है ब्लोस्ट का। किसका? याद रखेंगे BLO, उसके बाद TS। ठीक है, ब्लोट्स का कोड दे रखा है। तो इसके कोड के बारे में क्या कहा है तो इसको भी समझिए। देखिए ब्लोट्स का जो कोड है
वो दोस्तों कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, इसको समझना है आपको। कह रहा है आर, क्या कह रहा है, आर, उसके बाद एस, उसके बाद एन और उसके बाद आपका के और आगे ए हो जाएगा। इस तरह का कोड दे रखा है। तो कोड किसका बताना है, हनी का कोड बताना है। चलिए इस प्रश्न का संबंध समझिए दोस्तों, संबंध क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे के है और के से संबंध बता देंगे हम जे का, तो क्या करेंगे सर, -1 कर देंगे। एन के बाद संबंध बताएंगे एम से, तो सर क्या करेंगे, -1 कर देंगे। उसके बाद गौर से समझिए, आई से हम संबंध बताएंगे एच का, तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। आर से संबंध बताएंगे क्यू का, तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। और डी से संबंध बताएंगे सी का, तो डी में अगर -1 कर दें तो सी आ जाएगा। इस तरह का संबंध चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न के इस संबंध को भी समझिए। तो ब्लॉट्स में क्या कर देंगे, आर में -1, सॉरी एस में -1, टी में -1 और आगे ओ में भी आपका हो जाएगा -1 और उसके बाद एल में भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और आगे बी में भी -1 हो जाएगा। बी का स्थान 2 होता है, अगर इसमें -1 कर दें, अगर इसमें -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए सभी में -1 चल रहा है, लेकिन चल कहाँ से रहा है, लास्ट का संबंध पहले से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, गौर से समझना है, इसका जो संबंध चल रहा है लास्ट का पहले से इस तरह का चल रहा है। तो अब बता सकते हैं क्या हनी का कोड क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए हनी के कोड को समझिए। हनी को हम कुछ इस तरह से HONEY लिखेंगे, ठीक है, HONEY इस तरह से लिखेंगे और इसमें -1 करेंगे। अगर -1 किसमें करें हम, वाई में, तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। अगर -1 कर देते हैं तो एक्स से शुरुआत होने वाले ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, गलत हो जाएंगे। इसके बाद ई में अगर -1 करते हैं, ई 5 पर होता है, -1 करेंगे सर डी आएगा। एक्स के बाद डी आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर एन में -1 कर दें दोस्तों, एन में -1 करेंगे तो एम आएगा, तो एक्स डी एम आना चाहिए। उसके बाद ओ में -1 कर देंगे, ओ में -1 कर देंगे तो 15 पर ओ होता है और अगर -1 करेंगे तो 14 पर एन आएगा। तो एक्स डी एम एन, एक्स डी एम एन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल को खोजिए। यहां पर 4 आपको विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है इसमें बेमेल क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है तो हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए बात कर ले यहाँ पर अगर इन प्रश्नों की, तो इस प्रश्न में आप लोगों को एक बात याद रखनी है। यहाँ पर 4 व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, 4 व्यक्तियों के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों क्या कहा है, यहां पर आपसे कहा है कि सबसे पहले मोजार्ट, क्या कहा है साथियों, मोजार्ट। तो मोजार्ट की अगर बात करें तो हिस्ट्री से संबंधित एक प्रसिद्ध क्या थे, संगीतकार थे। क्या थे दोस्तों, याद रखेंगे, मोजार्ट हिस्ट्री से संबंधित एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, कौन थे, संगीतकार थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लें वाक्य की, तो अगर हम बात करते हैं साथियों वाक्य की, किसकी, वाक्य की, तो इनका पूरा नाम था कोम्बा वाक, कोम्बा वाक इनका पूरा नाम था। और दोस्तों ये रूस के संगीतकार थे, कहाँ के, रूस के, याद रखेंगे। ये भी एक संगीतकार थे, क्या थे दोस्तों, ये भी एक संगीतकार थे। इसके बाद मोजार्ट हो गए, बाक हो गए। अब देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में देखिए बीथोवेन नामक व्यक्ति हैं, ये भी एक संगीतकार थे। हिस्ट्री में जो कहाँ से संबंध रखते थे साथियों, जर्मनी से संबंध रखते थे। मोजार्ट और बीथोवेन ये दोनों के दोनों जर्मनी से संबंधित रखने वाले क्या थे, संगीतकार थे। अगर बात कर लें सोक्रेट्स की, जिसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, सुकरात के नाम से, तो इस प्रश्न का जो विषम उत्तर बनेगा, इस प्रश्न का जो विषम उत्तर बनेगा वो साथियों ऑप्शन सी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था सुकरात का, और सुकरात के चैप्टर में सुकरात को क्या बताया था दोस्तों, दार्शनिक बताया था। क्या बताया था, याद रखेंगे, जो सुकरात थे साथियों ये क्या थे, एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस के। जबकि ये 3 अन्य ऑप्शन संगीत से संबंधित हैं, और जो सुकरैट हैं, जो सुकरात हैं, ये आपके किससे संबंधित हैं, याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके दार्शनिक से। तो बेमेल इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों ए, क्या लिखा है, ए लिखा है, और ए का प्लेस वैल्यू 1 लिख दिया है। गौर से समझिए दोस्तों, ये जो ए लिखा है, ए का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आप कहेंगे ये लिखा है ए का सामने इसका प्लेस वैल्यू ए लिखा है। उसके बाद वाई, वाई का जो प्लेस वैल्यू होता है साथियों वो 25 होता है। तो 25 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 25 25, ठीक है। उसके बाद सी, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और इसके साथ में 3
का संबंध बता दिया है। यानी कि एक बात इसको समझिए गौर से, कह रहा है जहां पर ये क्वेश्चन है, ए जो है इसका प्लेस वैल्यू इसके साथ में है, वाई जो है वाई का प्लेस वैल्यू भी इसके साथ में है, और सी जो है सी का प्लेस वैल्यू भी इसके साथ में है। यानी कि स्थानीय मान जो जो नंबर पर ये अक्षर आते हैं वही नंबर दे रखे हैं। जी दोस्तों आपका 7 पर आता है तो इसके साथ में दे रखा है, डब्ल्यू 23 पर आता है तो 23 दे रखा है। उसके बाद बात कर लें ओ की, तो आप बता सकते हैं कि जो ओ होता है उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे ये जो होता है ओ का जो प्लेस वैल्यू बनता है वो 15 बनता है। क्या बनता है? 15। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वो हमारा 15 आएगा, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरीज में चल क्या रहा था, एक लेटर था, उनका स्थानीय मान उसके साथ में दे रखा था। तो ओ का जो स्थानीय मान होता है 15, तो ओ के लेटर के साथ 15 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा यदि P बराबर 6, J बराबर 4 और L बराबर 8 और M बराबर 24, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा। तो क्वेश्चन मार्क कहां पर है ये याद रखिएगा, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो बताइए M बराबर क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 24 दे रखा है, ठीक है 24। उसके बाद इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। आगे J, तो J का जो मान दे रखा है वो दोस्तों 4 दे रखा है, J बराबर 4 हो जाएगा। आगे डिवाइड, और आगे दे रखा है L, L का मतलब क्या है दोस्तों, आप कहेंगे 8 दे रखा है। उसके बाद फिर दे रखा है प्लस, तो J का मान 4 दे रखा है। कुछ इस तरह से इसका लॉजिक बन रहा है, तो आप लोग इसको गौर से समझिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणा में 4, ठीक है गौर से समझना है, 24 गुणा में 4 और डिवाइड में 8, और आगे प्लस में दोस्तों 4, इस तरह से लिखेंगे। तो आप कहेंगे 8 त्रिया का 24, क्या हो जाएगा 8 त्रिया का 24, और 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 आएगा, और 12 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना होगा सर 16 हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिसमें 16 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न के इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर 16 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समीकरण फिर से दे रखा है, कह रहा है ए का मतलब जमा है, बी का मतलब घटा है, सी का मतलब गुणा है, डी का मतलब भाग है। तो बताइए समीकरण किसके बराबर होगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले है साथियों 4, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद फिर से क्या है 3, उसके बाद क्या है 2। तो अब बताइए यहाँ पर जो मतलब दे रखे हैं बिल्कुल बदल देते हैं। देखिए ए का मतलब क्या है दोस्तों जमा, यानी कि जमा करना है, ठीक है। उसके मतलब बी का मतलब घटा है, बी के मतलब घटा देंगे। उसके बाद क्या है ए हो गया, बी हो गया, आगे ए बचा, तो ए का मतलब क्या है जमा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो आप कहेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा। देखिए दोस्तों 3 को 3 से काट देंगे क्योंकि प्लस और माइनस है आपस में कट जाएंगे, और 4 में दोस्तों 2 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा 6 बन जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, 6 इस प्रश्न का सही उत्तर है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 6 दे रखा है, तो इस प्रश्न का समीकरण क्या बनेगा, इसका जो समीकरण आएगा वो 6 के बराबर होगा, ठीक है याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो बताइए इस प्रश्न में लुप्त संख्या कहां पर है। आप कहेंगे सर लुप्त संख्या जो दे रखी है ये दे रखी है, इसमें बताना है क्या आएगा। चलिए इसको दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। इसके अगर लॉजिक की बात कर लें, लॉजिक कौन सा चल रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको या तो लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है, या तो अप टू डाउन सोल्व करना है, ठीक है याद रखेंगे। या तो हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे इस तरह से, या अप टू डाउन सोल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जिस दिशा में बड़े नंबर है उसी दिशा में इसको सोल्व करेंगे। बड़े नंबर यहाँ पर है, बड़े नंबर यहाँ पर है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे बड़े दे रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए किसी प्रकार इन 3 नंबरों का प्रयोग करके 27 ला सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कैसे ला सकते हैं। इन दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 गुणा 7, और ऊपर वाला जो नंबर दे रखा है वो घटा देना है, ठीक है याद रखेंगे। 4 गुणा 7 28, और 28 में 1 जाएगा तो 27, ये आ गया हमारा 27, ठीक है। इसके बाद इन दो नंबरों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 दोस्तों गुणा में 8, तो आप क्या कहेंगे सर 5 गुणा में 8 बराबर 40, और -2 होगा तो दोस्तों 38 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर समीकरण में दे रखा है। उसके बाद अब बताइए लॉजिक क्या लगेगा इसका। इसके अगर लॉजिक की बात करें तो 6 और 9 का मल्टीप्लाई,
तो 6 और मल्टीप्लाई 9 और माइनस में दोस्तों 3, तो 6 नमा के 54 और 54 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर? 51 बचेगा। क्या बचेगा? 51। और इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। इसका लॉजिक एक बार फिर से समझिए। इन दोनों नंबरों को आपस में गुणा करना है, बीच वाले का, और ऊपर वाला नंबर घटा देना है। ठीक है, बीच वाले नंबर का गुणा ऊपर वाले को घटा देना है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथियों हमारा 51 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमसे कहा है दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितने दूर स्थित हैं? चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, यहां पर खड़े हैं। यहां पर आप इसको एक स्थान मान लीजिए और इसी स्थान से दोनों व्यक्ति कहां पर जा रहे हैं? दोनों के दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यानी कि एक दोस्तों आपका ऊपर की ओर जाएगा तो दूसरा कहां पर जाएगा? आप कहेंगे सर दक्षिण की ओर जाएगा। और दोनों की जो दूरी होगी वो समान होगी, क्योंकि कहा है दोनों विपरीत दिशा में चले हैं, तो दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चले हैं। तो इनकी दूरी क्या बनेगी सर? 15 km बनेगी। कितनी बनेगी? 15 km। और इसकी भी 15 km हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये भी 15 km हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी ऊपर वाला या फिर नीचे वाला एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर ऊपर वाले को बाईं ओर मोड़ना है तो याद रखिए, अगर आपका मुख उत्तर दिशा में है और बाईं ओर मुड़ना है तो दोस्तों याद रखेंगे कहां पर जाएंगे? पश्चिम की ओर जाएंगे। और दूरी कितनी तय करेंगे? तो याद रखेंगे क्वेश्चन में दे रखी है दूरी, क्वेश्चन में दूरी दे रखी है दोस्तों, और बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है। तो इस तरह से ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दूसरा व्यक्ति दाईं ओर। देखिए दाईं ओर कैसे मुड़ेगा? इसका मुख दोस्तों दक्षिण दिशा में है, इसका मुख दक्षिण दिशा में है। अब इसको कहां पर मुड़ना है? दाईं ओर मुड़ना है। तो दाईं ओर मुड़ने के लिए ये क्या करेगा? दक्षिण दिशा में मुख होगा तो दायां कौन सा हो जाएगा? वैसे एक्चुअली जब उत्तर की ओर मुख होता है तो हमारा दाएं दिशा कौन सी होती है? आप कहेंगे सर ये वाली दाएं होती है, लेकिन अब मुख कहां पर है? दक्षिण में है, तो दाएं दिशा कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये जो दाएं दिशा बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से। और दूरी कितनी तय करेगा? तो 15 किलोमीटर, क्योंकि कहा है दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए इन दोनों के बीच से कितने दूर है, वे दोनों आपस में कितने दूर हैं? तो चलिए इसको बता देते हैं, बिल्कुल बता देंगे। कैसे? ये वाली दूरी बता देंगे, इन दोनों की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? ये 15 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर आपस में दोनों जोड़ देंगे तो ये दूरी आपकी 30 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी बनेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखेंगे 30 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमसे कहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, कोई सविता नाम की लड़की है, वो एक फोटोग्राफ दिखा रही थी अपने घर में। कह रही है कि वह सविता जो कह रही है, कह रही वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। जो फोटोग्राफ है उसमें कह रहा है वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो बताइए फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सविता को बनाएंगे। किसको बनाएंगे सर? सविता को बनाएंगे। तो ये रही हमारी सविता। सविता क्या कह रही है? वह मेरे दादा। तो सविता के दादा कैसे बनेंगे? सबसे पहले सविता के पिताजी आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पर पिताजी आएंगे इस तरह से। ये क्या हो जाएंगे? सविता के पिता हो जाएंगे। उसके बाद सविता के दादा हो जाएंगे। ठीक है, सविता के दादा कहाँ पर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर ऊपर दादाजी आ जाएंगे। पिताजी के लिए प्लस और दादाजी के लिए प्लस, तो दादाजी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक ठीक है, इस तरह से बनेगा। और नीचे ये हो जाएंगे हमारी सविता। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सविता हो गई। अब कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे कौन बनेंगे? ये बनेंगे। का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा, यानी कि इनका भी बेटा है। इनका बेटा कहां पर आएगा? तो आप कहेंगे ये तो सविता का सर भाई बन जाएगा। तो बिल्कुल बना देंगे। इसको क्या बना देंगे? इस तरह से। ये बन जाएगा सविता का भाई। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। इनका अगर बेटा बनेगा तो सविता का भाई बनेगा। और कह रहा है सविता से किसके साथ लगा है? सविता से। तो सविता क्या कहेगी? सविता कहेगी कि मेरे पिता का बेटा है, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा तो भाई ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये क्या हो जाएगा? सविता का भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। याद रखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर इसका संबंध निम्नलिखित प्रश्न में खाली स्थान को भरो, तो खाली स्थान ये क्वेश्चन मार्क। तो बताइए, अगर कह रहा है अगर इसका संबंध इससे है तो बताना है इसका संबंध किससे हो जाएगा।
तो गौर से देखिए, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्रेस वैल्यू लिखेंगे। तो सी होता है हमारा कितने पर, आप कहेंगे 3 पर, और आगे के होता है 11 पर। उसके बाद इनका संबंध बना है जे, जे का मतलब 10 से, और आगे किससे बना है, तो आप कहेंगे जे के बाद बना है एफ, एफ का मतलब 6 से। इस तरह से संबंध बना है। और संबंध किसका बताना है, संबंध हमें दोस्तों बताना है जीटी का संबंध बताना है। किसका, जी होता है 7 पर और टी होता है 20 पर। इस तरह से इनका संबंध बताना है, क्या आ जाएगा, चलिए बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो देखिए, अगर बात कर लें इसकी, तो आप कहेंगे अगर 3 का संबंध 10 से बनाएंगे तो दोस्तों प्लस में क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। अगर 3 का संबंध किससे बनाएंगे, 10 से, तो प्लस में 7 करना पड़ेगा। उसी प्रकार गौर से समझिए, अगर 11 का संबंध 6 से बनाना है, तो 11 में से अगर 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि एक बार +7, दूसरी बार माइनस, क्या हो रहा, दूसरी बार -5। तो पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में +7 करना है। तो 7 में 7 करेंगे सर 14 आएगा। और 14 पर जो स्थान आता है वो साथियों एन का आता है। किसका, एन का आता है। गौर से समझना, ये किसका आता है, एन का। उसके बाद 20, 20 में से क्या करना है दोस्तों, 5 घटाना है। पहली बार तो प्लस में 7 करना है, पहली बार तो प्लस में 7 करना है, दूसरी बार क्या करना है, 5 घटाना है। तो 20 में 5 जाएगा तो 15 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, याद रखेंगे 15 बचेगा। और 15 पर जो होता है वो ओ आता है। तो एन ओ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एन ओ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का लॉजिक क्या था, पहली संख्या में +7 और दूसरी संख्या में -5 करना है। तो इस तरह से एन ओ सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक से अधिक साम्यता रखता है। यानी कि ये एक नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है ये वाला, और इस नंबर का लॉजिक क्या है, इसको हम लोग क्रैक करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 16 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 125 लिखेंगे, इस तरह से। तो इनका जो संबंध है वही कौन सा ऑप्शन संबंध रखता है, जो आपका प्रश्न का संबंध है। देखिए अगर बात कर लें इसके लॉजिक की, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखिए यहां पर 3 दे रखा है, और अगर हम इस 3 में +1 कर दें, 3 में +1 करके स्क्वायर कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा। गौर से समझिएगा, 3 में +1 करके स्क्वायर कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, 16, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। 3 + 1 कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और अब की बार 4 में +1 कर दें साथियों, 4 में +1 करके इसका क्यूब कर दें, तो आप कहेंगे 4 + 1 5 होगा, और 5 का क्यूब होगा तो अगला नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब समझिए, आप लोग इसका मतलब समझिए। पहले इसको हम बैक कर देते हैं। देखिए ये जो 3 लिखा है ये वाला, इस 3 में +1 करेंगे, ठीक है। 3 में +1 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा। उसके बाद 16 किसका स्क्वायर हुआ है, 4 का। तो 4 में +1 कर देंगे, तो आप कहेंगे 4 में +1 करेंगे सर कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 5 हो जाएगा। और 5 का दोस्तों क्यूब कर देंगे तो अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या में अगर 1 जोड़ें तो अगला स्क्वायर आता है। उसके बाद अगर इसी संख्या में 2 जोड़ दें तो अगले का क्यूब कर देते हैं। तो गौर से समझिए, यहां पर अगर 1 जोड़ें, यहां पर अगर 1 जोड़ें तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। उसके बाद 5, 5 में दोस्तों अगर 1 जोड़ें, 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 होता है। 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6, और 6 का दे रखा है ये स्क्वायर। गौर से समझना है, जिस प्रकार 3 में 1 जोड़ा था 4, 4 का स्क्वायर दे रखा था, ये दे रखा है। उसके बाद 5 में अगर जोड़ दें दोस्तों 2, 5 में अगर 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343। जिस प्रकार देखिए 3 में किया +1 तो कितना हुआ, 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार 3 में किया +2 तो कितना हो गया, 5 का क्यूब। तो 5 में 1 जोड़ा, +1 किया तो 6 का स्क्वायर, और 5 में +2 करेंगे तो 7 का क्यूब। इस तरह से जो मेल खा रहा है ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एज इट इज ऑप्शन संबंध रखता है प्रश्न के अनुसार। गौर से याद रखना है इसको अच्छे से। अगर 6 में +1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि गलत है। अगर यहां पर देखें, तो यहां पर देखें 7 के बाद +1 करेंगे तो 8, 7 के बाद +1 करेंगे, 8 का स्क्वायर दे रखा है लेकिन 9 का क्यूब नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग गौर से समझना है, बहुत प्यारा लॉजिक है, इसको एक बार जरूर से देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी और डी, और विकल्प भी आपको ए बी सी डी दे रखे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर इसमें क्या विकल्प विषम होगा,
इस प्रश्न के विकल्पों में क्या विषम होगा। तो इसमें भी एक विषम का लॉजिक है। लॉजिक क्या है, गौर से समझना है। अल्फाबेट का क्रम दे रखा है। ये क्या है, 1 पर आता है, ये कितने पर, 2 पर आता है, ये कितने पर, 3 पर, और ये वाला 4 पर। लेकिन अब इसमें लॉजिक क्या है, इसका विषम क्या है, तो विषम समझिए। ये क्या है, ये एक आपका क्या है, व्यंजन है, सॉरी स्वर है। ये क्या है, ए एक आपका स्वर है, जबकि अन्य सभी क्या है, बी एक व्यंजन है। याद रखेंगे, बी क्या है दोस्तों, बी एक व्यंजन है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, बी एक व्यंजन है, सी एक व्यंजन है, ठीक है, सी एक व्यंजन है, और डी भी आपका एक व्यंजन है। तो इस तरह से विषम क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जो विषम बनेगा वो स्वर वाला विषम हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गौर से याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था दोस्तों, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको गलत किया था। गलत क्यों किया था, क्योंकि सारे विकल्प ही नीचे एबीसीडी है, और आपको पूछा भी एबीसीडी के बारे में। तो ए एक स्वर है, बीसीडी क्या है, आपके व्यंजन है। इस तरह से ए विषम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको स्किप नहीं करना है, बहुत आसान है। प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ करके 2 तर्क देने हैं, ठीक है, गौर से समझना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, एक बार वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद प्रश्न को पढ़िए, उसके अनुसार तर्क दीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है, जो भी प्रश्न दे रखा है, जो भी कथन दे रखा है, इस कथन के अनुसार ही जवाब देना है, अपने मन से कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, याद रखेंगे, अपने मन से कोई जवाब नहीं देंगे, केवल कथन के अनुसार ही जवाब देंगे। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कह रहा है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए उतना खर्चा करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटे को शिक्षित करने में करते हैं। यानी कि कथन में कहा है कि अब कोई माता पिता अपनी बेटी को शिक्षित करने में उतना पैसा खर्च करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों को पढ़ाने में करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेंटिमेंटल नहीं हो जाना है कि यार माता पिता तो क्या करते हैं, बच्चों को बेटियों को बराबर नहीं समझते हैं, इसलिए हम तर्क अलग देंगे, तो गलत हो जाएगा। केवल प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न के अनुसार ही तर्क देना है। अब देखिए, कह रहा है नहीं, तर्क नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या माता पिता के अपने बच्चों और बेटियों को, सॉरी, अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए जितना कि वे बेटों को शिक्षित करने में खर्चा करते हैं। तो तर्क नंबर 1 है, कह रहा है नहीं। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये बताइए, क्या तर्क कथन में कहीं पर दे रखा है कि जो लड़के होंगे वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होंगे। तो आप कहेंगे सर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, कथन में नहीं है, तो पहला वाला गलत। बहुत आसान है। आगे दोबारा से कथन पढ़िए। कह रहा क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्चा करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। तो तर्क नंबर 2 क्या कह रहा है, नहीं करना चाहिए। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो दोस्तों क्या कथन में कहीं पर विवाह की बात हुई है, कहीं पर लड़कियों के बुद्धिमान होने की बात हुई है, नहीं हुई है। तो इस कारण ये भी गलत है। गौर से समझना है, कथन के अनुसार ही तर्क देना है, अपने सेंटिमेंटल होके समाज के बारे में मत सोचने लगना। माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से नहीं, ये गलत हो जाएगा और आपका यही एक नंबर सिलेक्शन रुकवा देगा। तो कथन को पढ़िए, गौर से समझिए, उसके अनुसार तर्क देना है। दोनों के दोनों तर्क गलत हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ना तो तर्क 1 न ही तर्क 2 प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों तर्क क्या है, गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सी आकृति आएगी। तो इसको गौर से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, ये इस तरह का त्रिभुज दे रखा है, उसके बाद ये त्रिभुज दे रखा है, उसके बाद ये त्रिभुज दे रखा है। तो अब बताइए क्या आएगा। तो गौर से समझिए, गौर से समझिए दोस्तों। सबसे पहले क्या है, इसको मान लेते हैं इसका मुख ऊपर की ओर है। ये जो त्रिभुज है इसका मुख ऊपर की ओर है। उसके बाद इसका मुख इस दिशा में है, उसके बाद इसका मुख किस दिशा में, आप कहेंगे नीचे की दिशा में। तो अगला कौन सा आना चाहिए। अगला देखिए, सबसे पहले एक ऊपर की ओर मुख था, उसके बाद कहां पर मुख था, ऐसा मुख था, उसके बाद नीचे की ओर मुख था। तो अगला वाला कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। क्यों, गौर से समझिए, गौर से समझिए। पहला इसका ये दे रखा है, एक मिनट, इसका पहले वाले का ये नीचे अपोजिट दे रखा है, तो इस वाले का अपोजिट कैसा बनेगा, आप कहेंगे सर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, गौर से समझना है इसको, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। क्यों, देखिए यहां पर 90 डिग्री घूमा है तब इस दिशा में आया है, उसके बाद 90 डिग्री नीचे की ओर घूमा है तब नीचे की ओर आया है। अब इसी से 90 डिग्री ऐसा घूम जाएगा, तो तीर कैसा होना चाहिए, ऐसा। यानी कि त्रिभुज का जो मुख बनेगा वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से।
तो आप कहेंगे इस तरह से त्रिभुज का मुख किसमें है, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला वाला जो त्रिभुज बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मुख इस दिशा में हो जाएगा और यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, खेल फुटबॉल और छिपकली, बताइए कौन सा बेन आरेख बनेगा, जल्दी से बताइए। खेल फुटबॉल और छिपकली में कौन सा बेन आरेख बनेगा, तो गौर से समझिए। खेल क्या है, एक फुटबॉल है, और क्या है, छिपकली अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों हम फुटबॉल को। किसको बनाएंगे, सबसे पहले हम फुटबॉल को बनाएंगे। और फुटबॉल का जो सर्कल होगा वो सर्कल किसके अंतर्गत आएगा, ये सर्कल आपका खेल के अंतर्गत आएगा। फुटबॉल क्या है, तो आप कहेंगे सर एक प्रकार का खेल है। उसके बाद बात कर लेते हैं छिपकली के बारे में। तो ये छिपकली आपकी अलग से बन जाएगी, जो कि एक प्राणी है, जो कि क्या है, एक आपकी कीड़ा मकोड़ा कह सकते हैं या कह सकते हैं जंतु है। ठीक है, तो छिपकली अलग से हो जाएगी और खेल हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। तो इस तरह का आरेख कहीं पर दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दो सर्कल एक दूसरे के अंतर्गत हैं, यानी कि पहला सर्कल ऐसा किसका, फुटबॉल का, दूसरा सर्कल ऐसा किसका, आप कहेंगे खेल का, उसके बाद तीसरा सर्कल छिपकली के लिए। तो यही इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से आपको क्या करना है, हमेशा की तरह सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन को एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। और आपसे निवेदन है, एक आंकड़े के अनुसार पता चला है, जब मैं यूट्यूब का आंकड़ा हम एक दिन देख रहे थे, तो 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। क्या मैं आपसे पैसा लेता हूं, आपको फ्री में एजुकेशन देता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बस इतना हो जाता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, हम आपके लिए निरंतर क्लासेस लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के और चैनल के विभिन्न क्लासेस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, निरंतर सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।